हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सेफ टर्न में। आशा करते हैं कि आपकी एग्ज़ाम की तैयारी अच्छी चल रही होगी और उसी एग्ज़ाम को आपकी तैयारी को और बेहतर करने के लिए हम लेकर के आए हैं इंटर का आर्ट्स का प्रीवियस ईयर के कुछ सवाल। तो ये हमने पॉलिटी का कुछ क्वेश्चंस उठाया है, 2025 का है। इसको हम आइए बनाते हैं। इससे हमें ये पता चलेगा कि किस प्रकार के प्रश्न आते हैं और किस पैटर्न से पूछे जा रहे हैं, जिससे आपकी तैयारी को एक दिशा मिलेगी। तो आइए पढ़ते हैं पहला सवाल। सबसे पहला सवाल है कि किस देश के प्रभुत्व ने एक ध्रुवीयता स्थापित की है। देखिए पिछला क्लास में हमने ये पढ़ा था कि वर्ष 1991 से पहले विश्व जो था वो दो ध्रुवीय था, जिसमें था एक था अमेरिका और दूसरा था यूएसएसआर, यानी सोवियत संघ कहते हैं। और 1991 में क्या होता है, सोवियत संघ का विघटन हो जाता है। जब सोवियत संघ का विघटन हो गया तो सोवियत संघ तो खत्म हो गया, तो अब जो पावर बचा वो एक ही पावर बचा है। यहाँ यही तो पूछ रहा है, एक ध्रुवीय स्थापित। तो एक ध्रुवीय कौन बच गया, चूंकि यूएसएसआर खत्म हो गया तो अब बच गया क्या, अमेरिका। तो अमेरिका होगा आपका सही आंसर। अगर इंग्लिश में पढ़ें तो देखें, विच कंट्रीज डोमिनेंस एस्टैब्लिश्ड यूनिपोलैरिटी। तो इसमें क्या हो जाएगा, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। दूसरा देखें तो तृणमूल कांग्रेस पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई। तो तृणमूल कांग्रेस, देखिए ये जो तृणमूल कांग्रेस पार्टी है इसकी स्थापना ममता बनर्जी के द्वारा वर्ष 1998 में किया गया है। इंग्लिश वालों के लिए, तृणमूल कांग्रेस पार्टी वाज एस्टैब्लिश्ड बाय हुम, यानी किसके द्वारा तृणमूल कांग्रेस पार्टी की स्थापना की गई है, तो बाई ममता बनर्जी। राज्यसभा किसका प्रतिनिधित्व करती है। देखिए कल हमने पढ़ा था कि जो संसद है वो संसद के 3 अंग है। एक है लोकसभा यानी कि LS, दूसरा है राज्यसभा यानी RS, और तीसरा है क्या, खुद राष्ट्रपति। हमने कल बताया था कि जो लोकसभा है ये लोगों का सभा है, यानी कि लोगों का प्रतिनिधि इसमें जाता है, और जो राज्यसभा है ये राज्य का सभा है, यानी कि राज्य का प्रतिनिधि इसमें जाता है। तो आपको आपका आंसर मिल गया होगा। राज्यसभा किसका प्रतिनिधित्व करता है, तो ये किसका हो जाएगा, भारत के राज्यों का। Whom does राज्यसभा रिप्रेजेंट, इंडियन स्टेट। आगे आइए, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। देखिए जो राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करता है, सबसे पहले हम थोड़ा ये समझते हैं कि अध्यादेश क्या होता है। तो देखिए कोई भी कानून बनाने के लिए क्या होता है कि लोकसभा LS और राज्यसभा दोनों को सीटिंग में यानी कि सत्र में होना जरूरी होता है। और ये जो सत्र है ये साल भर में लिमिटेड दिन ही सत्र रहता है, 3 सत्र होता है साल भर में, और ये लिमिटेड रहता है। अगर जब कोई सदन सत्र में नहीं है तब कानून का कोई ज़रूरत आ गया तो क्या होगा, तो प्रेसिडेंट उस स्थिति में फैसला लेता है और एक अध्यादेश यानी एक नोटिस जारी करता है जो एक कानून के रूप में काम करता है। तो ये जो अध्यादेश जारी किया, ये सब जो प्रेसिडेंट है उसको किस आर्टिकल में ये अधिकार प्राप्त है, तो उसको ये अधिकार प्राप्त है आर्टिकल 123 में। किसमें, 123 में। अब देखिए ऑप्शन में कहीं 123 लिखा नहीं है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 123, यानी आर्टिकल 123 के अनुसार राष्ट्रपति क्या करता है, अध्यादेश जारी करता है। इंग्लिश पढ़ें तो देखें कि अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन द प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस, तो बाय आर्टिकल 1 to 3। यूक्रेन पर रूस द्वारा आक्रमण करने का मुख्य कारण क्या था। यूक्रेन पर रूस द्वारा आक्रमण करने पर मुख्य कारण क्या था, तो उसका जो मुख्य कारण था वो क्रीमिया को जीतना था।
क्रीमिया को जीतना था। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा देश रूस पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों का लगातार विशेष विरोध कर रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा देश रूस पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों का लगातार विरोध कर रहा है? तो ये कौन सा है? ये अपना अमेरिका हो जाएगा। अगला सवाल है, राज्यसभा में के कितने सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है? राज्यसभा के कितने सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है? तो इसके बारे में हमने कल पूरा डिटेल से पढ़ा है कि लोकसभा में कितने सदस्य होते हैं और राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं, लोकसभा में कितने मनोनीत और राज्यसभा में कितने मनोनीत होते हैं। अगर याद नहीं है तो फिर से देख लीजिए। लोकसभा का सीट जो संख्या है वो लगभग है पूरा अभी है 545, ठीक है, और 545 संख्या है, और लेकिन कुल जो इसकी जो क्षमता है वो है 550 तक का हो सकता है। तो ये तो हुआ लोकसभा का। अगर हम राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा की अभी जो संख्या है वो है 545, ठीक है। अब जो राज्यसभा में जो मनोनीत जो करता है उसकी संख्या कितनी है? 12, उसकी संख्या 12। फिर सवाल आया होगा कि अगर लोकसभा में मनोनीत हो तो लोकसभा में देखिए होता है क्या कि लोकसभा में पहले 2 लोग मनोनीत होते थे, किए जाते थे राष्ट्रपति के द्वारा 2 लोगों को, लेकिन इसको 104 संविधान संशोधन के द्वारा 104 संविधान संशोधन के द्वारा क्या किया, इसको हटा दिया गया 2019 में ये प्रावधान खत्म कर दिया कि जो लोकसभा में जो मनोनीत जो 2 सदस्य है उसकी संख्या क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। निम्न में से किस देश ने G20 शिखर सम्मेलन, देखिए ये एग्जाम 2025 का ये क्वेश्चन है और ये 23 का पूछा है, तो हम अभी का ही याद करेंगे। अगर 26 का है तो 25 का पूछेगा, तो उस हिसाब से हमने ये यहाँ पे 23 नहीं, यहाँ पे हमने 2025 का आंसर लाया है। और वो क्या है, जो 2025 में जो G20 जो शिखर सम्मेलन हुआ है वो हुआ है कहाँ? दक्षिण अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका। 2025 की बात करेगा तो दक्षिण अफ्रीका है। एक व्यक्ति एक वोट का सिद्धांत किससे संबंधित है? अगर एक आदमी और उसका एक वोट है तो उसका मतलब क्या हुआ कि जो प्रत्येक आदमी का जो वोट का जो पावर है वो बराबर है। तो बराबर यानी इसकी समानता, और वोट किसके लिए है? तो राजनीति के लिए, तो राजनीतिक समानता हो गया। भारत और मालदीव दोनों किस क्षेत्रीय संगठन के सदस्य हैं? देखिए भारत और मालदीव जो है ना, ये दोनों जो है ये सार्क का, किसका है? सार्क का। सार्क का मतलब क्या होता है? इसका हिंदी होता है दक्षेज। कल हमने इसको अच्छे से पढ़ा है कि दक्षेज जो है एक क्षेत्रीय संगठन है। इसकी स्थापना कब होती है? तो 1985 में होती है ना। कल इसका क्वेश्चन आया था कि दक्षेज का यानी सार्क का जो पहली बैठक है वो कहाँ हुआ था? तो ये हुआ है ढाका में। कहाँ? ढाका। और इसकी जो मुख्यालय है, जो दक्षेज का जो मुख्यालय है वो ढाका में ही है। ढाका किसकी राजधानी है? तो ढाका बांग्लादेश की राजधानी है। देखिए ये तो हो गया सार्क का। तो इसमें 2 संस्था और दिया हुआ, एक आसियान है, दूसरा ब्रिक्स है। आसियान है और ब्रिक्स है। तो हम इस दोनों को भी देखेंगे कि आसियान जो है, आसियान इसकी स्थापना होती है 1967 में। आसियान की स्थापना होती है 1967 में, और इसका जो मुख्यालय है, जो हेडक्वार्टर है वो है कहाँ? बैंकॉक में, थाईलैंड, है ना। बैंकॉक यानी थाईलैंड में है। और ब्रिक्स की जो स्थापना होती है, जो ब्रिक्स की स्थापना होती है, इसकी स्थापना होती है 2009 में। और इसका जो मुख्यालय है वो है कहाँ? संघाई यानी चीन में, ठीक है। तो जो ऑप्शन आपको दिख रहा है, हो सकता है इस बार का सवाल इसी ऑप्शन में से आ जाए, है ना। तो इसको आपको ध्यान रखना है। एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होनी जरूरी है? तो एक वर्ष में होता है कम से कम 2 बारी, एक वर्ष में कम से कम 2 बारी। और जो संसद का सत्र है ना, मान लेते हैं पहला सत्र हुआ जनवरी में, जब मान लेते हैं पहला सत्र हुआ जनवरी में 15 तारीख से शुरू हुआ और फरवरी में चलो कि ख़त्म हो गया, 24 फरवरी को ख़त्म हो गया। तो अगला जो सत्र होगा ना, कि लास्ट का डेट से 6 महीना के अंदर अंदर हो जाना होता है। यानी कि 6 महीना जब जैसे ही ख़त्म हो रहा है तो 6 महीना ख़त्म होने से पहले दूसरा सिटिंग बैठ जाना जरूरी होता है। तो साल में कम से कम 2, और वैसे साल में 3 सत्र होता है। साल में कितने सत्र? संसद का 3 सत्र होता है।
और तीनों सत्र का नाम क्या है? तो एक का होता है ग्रीष्म ऋतु सत्र, यानी कि ग्रीष्मकालीन सत्र, दूसरा हो गया शीत ऋतु, और फिर हो गया क्या? बजट। अगला देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, कल हमने संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में बहुत से सवाल को सोल्व किए हैं, तो आपको याद होगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब होती है? ये 1945 में, है ना। इसकी स्थापना का डेट अगर हम देखें तो 24 अक्टूबर का है, और जब स्थापना 24 अक्टूबर है तो दिवस भी 24 अक्टूबर को मनाया जाएगा, तो हमारा आंसर हो गया 24 अक्टूबर। निम्नलिखित में से किस बाद का मतलब होता है केस जो कोर्ट कचहरी में होता है वो केस हो गया बाद। उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया है, तो किस केस में जो सुप्रीम कोर्ट है, जो उच्चतम न्यायालय है, उसने संविधान के मूल ढांचा के रूप में मूल ढांचा का सिद्धांत प्रतिपादित किया है? तो ये जो केस है ये केशवानंद केरला है, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, यानी कि केरल राज्य के अगेंस्ट था ये केस, ठीक है, ये वाला। अब ये किस साल में हुआ था? जो केशवानंद भारती बनाम केरल है, ये कौन सा साल का बात है? तो ये बात है 1973 का, ये बात है 1973 का। आगे देखिए, भारत के न्यायिक पुनरावलोकन का आधार क्या है? न्यायिक पुनरावलोकन होता है कि जो कोई कानून बना है ना, मान लेते हैं कोई पार्लियामेंट में कोई कानून बन रहा है, तो वो कानून जो संविधान के संगत में है कि नहीं, कहीं संविधान का कोई कानून का उल्लंघन तो नहीं कर रहा है वो कानून जो बनाया है संसद ने, उसको चेक करने का काम क्या करता है? सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो अब देखिए सवाल क्या कर रहा है, भारत में न्यायिक पुनरावलोकन का आधार क्या है? आधार क्या है? तो विधि का शासन होना चाहिए, है ना। विधि, जो संविधान में जो विधि है उसके अनुरूप ही संसद कानून बना सकती है। अगर संविधान में दिए गए कानून और अनुच्छेद को उल्लंघन किया जाए तो उसको, उस कानून को जो सुप्रीम कोर्ट है वो असंवैधानिक घोषित कर देगा और वो कानून खत्म हो जाएगा। किस अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय भारतीय नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करता है? देखिए, किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय भारतीय नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करता है? तो ये आर्टिकल 32 है, और ये जो अधिकार है ये मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है, नागरिकों की रक्षा। अगला सवाल, आइए अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बने रह सकते हैं? यानी जब तक राष्ट्रपति चाहे तब तक ही वह पद पर बने रह सकते हैं, तो वो कौन है? देखिए, तो ये हो सकते हैं क्या? राज्यपाल। कारण कि जो निर्वाचन आयुक्त है, जो इलेक्शन कमिश्नर है, इसको संसद के द्वारा हटाया जा सकता है, इसको भी संसद के द्वारा हटाया जा सकता है ठीक है। और इसे हाउस के द्वारा, जिस हाउस का अध्यक्ष है, जैसे लोकसभा अध्यक्ष है, तो उस हाउस में, यानी कि लोकसभा में वोटिंग कर करके हटाया जा सकता है। तो जो प्रेसिडेंट है वो राज्यपाल को जब चाहे अपनी मर्जी के अनुसार हटा सकता है। भारत में अब तक कितनी बार वित्तीय आपातकाल की घोषणा हुई है? देखिए, भारत में 3 प्रकार के आपातकाल की बात कही है। जो आपात है ना वो 3 प्रकार की है। पहला है, एक है राष्ट्रीय आपातकाल। क्या है? एक राष्ट्रीय माने कि पूरे देश भर में लागू हो सकता है या देश के किसी कोने में, ठीक है, देश के कोई भाग में, राष्ट्रीय आपातकाल हो गया। दूसरा होता है राष्ट्रपति शासन होता है, राष्ट्रपति शासन हो गया। और जो तीसरा है ये होता है वित्तीय आपातकाल। इसको हमने कल भी बताया है, वित्तीय में पैसे का संकट, जब पैसे की कमी हो तब वो वाला संकट है, ठीक है। तो जो वित्तीय आपातकाल है ना, अभी तक एक भी नहीं, यानी कि अभी तक एक भी वित्तीय आपातकाल की घोषणा भारत में नहीं हुआ, तो ये तो हो गया कि कोई नहीं। अगर हम बोले कि जो राष्ट्रीय आपातकाल है वो कितनी बार हुआ है, तो ये हुआ है 3 दफ़ा। राष्ट्रीय आपातकाल हुआ है 3 दफ़ा। जो वित्तीय आपातकाल है इसका जो वर्णन है वो आर्टिकल 360 में, और जो राष्ट्रीय आपातकाल है इसका जो वर्णन है, इसका वर्णन है 352 में, और जो राष्ट्रपति शासन है उसका वर्णन है 356 में। तो ये आपको 3 आर्टिकल याद रखना होगा। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करते हैं? देखिए,
राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किस आर्टिकल के तहत करते हैं, हम अभी बता दिए हैं 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल। 356 रहता है तो ये होता क्या, राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन किसी राज्य में लगता है, राष्ट्रपति शासन हो गया। और 360 जो हो गया क्या हो गया, ये वित्तीय हो गया। ठीक, ये हो गया क्या, वित्तीय। आगे देखिए, देखिए अगला सवाल है, भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ। है भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ। तो ये जो भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम है, ये जो लागू हुआ है वर्ष 1993 में हुआ है। ठीक है, तो देखिए भारत में है, यानी कि जो राष्ट्रीय लेवल पर है वो है 1993 में। अगर बिहार की बात करें, है ना, चूँकि बिहार का एग्जाम है तो हो सकता है बिहार के बारे में पूछ दे। अगर बिहार मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम की बात करें तब कब आता है, तब आता है 2000 में। कब, 2000। ठीक है, 2000। आगे देखिए, संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब पेश किया गया। संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब पेश किया गया, तो ये पेश किया गया है 1968 में। 1968 में। नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष, देखिए वर्तमान अध्यक्ष है तो वो इसमें हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, कारण कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना। जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो हम देखते हैं कि है कि नहीं। वर्तमान नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष, तो इसका जो नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है ना, वो उस समय का प्रधानमंत्री ही होता है। ठीक है, तो अभी के प्रधानमंत्री कौन है, नरेंद्र मोदी जी। तो उस समय भी नरेंद्र मोदी थे, यानी कि नरेंद्र मोदी सही हो जाएगा। ठीक है, अगर नीति आयोग के उपाध्यक्ष की बात करें, है ना, नीति आयोग के उपाध्यक्ष की बात करें तो अभी जो नीति आयोग का जो उपाध्यक्ष है ना, वो है सुमन कुमार बैरी। कौन है, सुमन कुमार बैरी। सुमन कुमार बैरी है अभी नीति आयोग के उपाध्यक्ष जो हैं वो सुमन कुमार बैरी हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पहले सैनिक शासन किस देश में स्थापित हुआ। भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पहले सैनिक शासन किस देश में स्थापित हुआ, तो ये जो देश स्थापित हुआ है जिस देश में, उसका नाम है पाकिस्तान। निम्नलिखित में से कौन सा देश धर्म सापेक्ष नहीं है। देखिए धर्म सापेक्ष का मतलब हो गया कि वो किसी एक पर्टिकुलर धर्म के लिए नहीं है ना, यानी कि सेकुलर धर्म है। तो जो सेकुलर धर्म है वो है कौन, नेपाल। संविधान संशोधन प्रक्रिया का वर्णन किस अनुच्छेद में है। जो संविधान संशोधन का जो वर्णन है, उसका जो संविधान संशोधन का जो वर्णन है वो है अनुच्छेद 368 में। 368 में देखिए यहाँ पे हमने पढ़ लिया है 352 क्या है, 352 है राष्ट्रीय आपातकाल, 356 क्या है, राष्ट्रपति शासन, और 360 रहता तो क्या हो जाता, वित्तीय आपातकाल। निम्न में से कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है। कल ये क्वेश्चन लगभग 3 से 4 बार हुआ है ना, सेम आंसर वाला क्वेश्चन, सेम आंसर वाला। कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है, पूरा चारों ऑप्शन पढ़िए समझ में आएगा। समानता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार और जीवन का अधिकार। तो जो संपत्ति का अधिकार है ना, ये पहले था मौलिक अधिकार, लेकिन इसको 44वां संविधान संशोधन 1978 में, 44वां संविधान संशोधन 1978 में क्या किया, जो मौलिक अधिकार था उसको वहाँ से हटा करके इसको कानूनी अधिकार में ला दिया, कानूनी अधिकार में ला दिया। अब जो बाकी बच गया, ये तीनों का तीनों मौलिक अधिकार है, जो नहीं है, जो बच गया क्या, संपत्ति का अधिकार। भारत कैसा गणराज्य है। देखिए भारत जो कैसा गणराज्य है ना, इसका वर्णन आपको मिल जाएगा कहाँ, संविधान की प्रस्तावना में। संविधान की प्रस्तावना में आपको मिल जाएगा। प्रस्तावना कहाँ मिल जाएगा, किसी भी सरकारी स्कूल का जो किताब होता है उसका जो फर्स्ट पेज रहता है ना, उसके जो राइट साइड पलटिएगा तो कूटवे में लिखल रहेगा, कूटे में प्रस्तावना लिखा रहेगा। ठीक है, उसमें लिखा रहता है, उसमें देखिएगा
शुरू क्या रहता है, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, देखिए हम जो बोल रहे हैं वो सुनिए, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, यानी तीनों का जिक्र हो गया, संप्रभु हो गया, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष, तीनों का जिक्र हो गया किसमें, संविधान में, प्रस्तावना में। प्रस्तावना किसका अंग है, संविधान का है। और वो कह क्या रहा है, भारत के बारे में बता रहा है। तो भारत कैसा गणराज्य है, तीनों टाइप का है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सही, इनमें से सभी। सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किस आंदोलन से है, देखिए सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध जो है ना, ये चिपको आंदोलन से है। ये है क्या, चिपको आंदोलन से। और ये सब जो क्वेश्चन है ना, ये सब आपको जो भी हम क्वेश्चन करा रहे हैं वो आपको एक राइट ट्रैक दे रहा है कि किस प्रकार के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आ सकते हैं, है ना, पॉलिटी के पेपर में। ठीक है, तो इसको आप ध्यान से देखिए और याद कीजिए। उसके बाद अगर इस ऑप्शन को देखें कि इसका तो हो गया सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन से संबंधित है, एक और है यहाँ पे नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा बचाओ आंदोलन के भी समय एक नेता उभरे थे, वो इस आंदोलन से संबंधित है। तो उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है मेधा पाटेकर। क्या, मेधा पाटेकर, मेधा पाटेकर, इसको याद रखना है आपको। क्या है, मेधा पाटेकर। क्या पता पिछली बार चिपको आंदोलन पूछ दिया है, तो इस बार नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेता पूछे तो मेघा पाटेकर है। भारतीय संविधान किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था अपनाई गई है। तो भारत में किस प्रकार की व्यवस्था प्रणाली है, शासन व्यवस्था प्रणाली किस प्रकार की है, तो ये है अपना संसदात्मक। संसद है ना, भारत में संसद है, पार्लियामेंट है, तो संसद है तो संसदात्मक हो गया। ठीक है, तो ये जो अध्यक्षात्मक है ना, इसका जो व्यवस्था है ये है यूएसए का, यानी कि अमेरिका का है। ठीक, और कुलीन तो अब कोई है ही नहीं, कुलीन मतलब कि कोई राजा और उस टाइप का, तो वैसा तो बहुत कम ही है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संविधान की प्रस्तावना में नहीं है, संविधान की प्रस्तावना में नहीं है। अगर आपको याद हो तो अभी जस्ट हम बोले हैं संविधान में क्या क्या सम्मिलित है। देखिए, समाजवादी है, पंथ निरपेक्ष है, लोक कल्याण है और प्रभु संपन्नता है। जब प्रभुत्ता संपन्न है तो इनमें हम फिर से बोल रहे हैं उस बात को कि क्या क्या है, आप देखिएगा। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष, इतना, तो इतना में लोक कल्याण की बात कहीं नहीं आती है, तो लोक कल्याण क्या है नहीं हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है। कौन सा ऐसा फीचर है जो भारत को धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है कि धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या होता है कि जो भारत जो है ना वो सब धर्मों को लेकर के चलता है, किसी भी धर्म के साथ कोई भेदभाव नहीं, सबके लिए यहाँ कानून बराबर है, उसको बोलते हैं धर्मनिरपेक्ष। ठीक है, तो क्या वर्णन कर रहा है, भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है। क्या कहता है, देखिए, मौलिक अधिकार, संविधान की प्रस्तावना, नीति निर्देशक तत्व, नौवीं अनुसूची। देखिए, प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष की बात करता है, तो यही हम देखेंगे, संविधान की प्रस्तावना हो गया आपका आंसर। सिंधु जल संधि भारत और निम्न में से किस देश के बीच हुई है। जो सिंधु जल संधि है ये भारत और पाकिस्तान के बीच, ये हमेशा न्यूज़ में रहता है। जब पहलगाम का जब अटैक हुआ था तो न्यूज़ में था कि जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसको रद्द कर दिया भारत ने, उसको अब नहीं मानता है। तो ये जो सिंधु जल संधि, ये भारत और पाकिस्तान के बीच है। और यह जो संधि हुआ था ये हुआ था 1965 में, 1965 में हुआ था, 1965 में हुआ था सॉरी 1960 में, 65 नहीं 60 में। आगे देखिए, शांति के लिए एकता प्रस्ताव पारित कब हुआ। शांति के लिए एकता प्रस्ताव पारित कब हुआ, तो ये जो पारित हुआ था 1950 में। ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, यूएन का एग्रीमेंट है ये। ठीक है, दक्षिण एशिया का कौन सा देश जातीय संघर्ष का शिकार रहा है। कल भी यह क्वेश्चन आया था, कल उसका थोड़ा
क्वेश्चन जो तरीका था वो दूसरा था। कल का क्वेश्चन क्या था कि किस देश के जातीय संघर्ष में भारत ने भाग लिया, ये था। तो उसका आंसर था श्रीलंका। ठीक है, और यहाँ भी आंसर क्या हो जाएगा, श्रीलंका। जो जातीय संघर्ष का जो शिकार हुआ है ये श्रीलंका ही हुआ है। सार्क का पहला शिखर सम्मेलन। अब आपको हम आशा करते हैं कि आपको जो सार्क है ना, सार्क जो संस्था, इसका स्थापना दिवस और इसकी जो मुख्यालय है वो एकदम अच्छे से याद हो गया होगा, कारण कि इस पर बहुत सारे सवाल हमने करा दिए हैं। तो बताइएगा इसका पहला शिखर सम्मेलन, ये क्वेश्चन कल भी आया था और फिर आज आया है। इसका जो पहला शिखर सम्मेलन हुआ है वो कहाँ हुआ है, ढाका में। इसकी जो स्थापना होती है ये होती है 1985 में, और इसकी जो मुख्यालय है, इसका जो मुख्यालय है वो मुख्यालय भी कहाँ है, ढाका। और ढाका किस देश की राजधानी है ये आप बताएंगे कमेंट में, ये हमने कई बार बता दिया है। भारत ने बांग्लादेश को मान्यता कब दी, ये भी सवाल कल हमारा किया हुआ है। तो देखिए कल ये डेट नहीं था, कल दूसरा डेट था। कल का सवाल क्या था कि भारत ने बांग्लादेश और पाकिस्तान के जो बीच युद्ध हो रहा था उसमें भारत ने कब शामिल हुआ। तो कल जो बताए थे कि कल जो शामिल हुआ वो था 3 दिसंबर को, यानी 3 दिसंबर को शामिल हुआ था। 1971 में युद्ध हुआ था। अब आप आंसर निकालिए कि भारत ने बांग्लादेश को मान्यता कब दिया हुआ, तो 6 दिसंबर को। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 6 दिसंबर 1971। भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्यों का वर्णन है, देखिए मौलिक कर्तव्य ये हमने बताया है कि जो मौलिक कर्तव्य हैं ये संविधान के भाग 4 के क में है, संविधान के भाग 4 के क में मौलिक कर्तव्य हैं। और इसको जो इस जो मौलिक कर्तव्य है इसको वर्ष 1978 में 1976 में मौलिक कर्तव्य है, इसको वर्ष 1976 में जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन के तहत। ठीक है, और इसकी जो संख्या है वो कितनी है, 11 है। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है, देखिए कह रहा है कि लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है। तो अभी जो संख्या है वो है कितनी, 545। ये हमने कई बार बताया है 545 है, लेकिन जो अभी के अनुसार जो अधिकतम हो सकती है वो हो सकता है कितना, 550। ठीक है, अब आप ये बताएंगे कि लोकसभा में कितने लोगों को मनोनीत किया जाता है, साथ ही ये बताएंगे कि राज्यसभा में कितने लोगों को मनोनीत किया जाता है। तो लोकसभा और राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी होती है ये आप बताएंगे हमें कमेंट में। संयुक्त राष्ट्र निशस्त्रीकरण आयोग कब बना, संयुक्त राष्ट्र निशस्त्रीकरण जो आयोग है इसकी स्थापना होती है वर्ष 1938 में। क्या है, 1938 नहीं 1952 38 में तो उस समय तो अभी वर्ल्ड वार भी नहीं हुआ है ना। 1939 में वर्ल्ड वार ही शुरू हुआ है। तो निशस्त्रीकरण मतलब कि जो आर्म के विरोध है जो आयोग है ना, वो तो उसके बाद ही होगा ना शुरू, युद्ध के बाद ही। तो युद्ध हुआ 45 में ख़त्म हो गया, 1945 में, 1952 में इसकी स्थापना हो गई। आसियान को देखिए अगला सवाल है मानव अधिकार परिषद की स्थापना। तो मानव अधिकार परिषद की स्थापना कब होती है, 2006 में। निम्नलिखित में से किसे लघु संविधान कहा जाता है, ऑप्शन क्या क्या है, 42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, 46वां संविधान संशोधन और 50वां संविधान संशोधन। तो इसका आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन। ये लघु संविधान इसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था कब, 1976 में। तो इस संविधान संशोधन में कई सारे चीज़ जोड़े गए थे, मतलब बहुत अधिक संख्या में संविधान में कुछ नया जोड़ा गया था, कुछ हटाया गया था। तो इसीलिए इस संविधान संशोधन को लघु संविधान कहते हैं।
अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक निकाय। संवैधानिक निकाय कहने का तात्पर्य या अर्थ है कि ऐसा संस्था या ऐसा निकाय जिसका वर्णन संविधान के किसी न किसी आर्टिकल में है, यानी उसका संविधान के किसी न किसी आर्टिकल में जिक्र है, वैसे संस्था को क्या कहते हैं, संवैधानिक निकाय। लेकिन यहाँ पूछ रहा है कि नहीं है। अब जब नहीं है तो नहीं है माने कि उसमें आर्टिकल का वर्णन नहीं होगा, तो उस स्थिति में हो जाता है नीति आयोग। नीति आयोग क्या है? नीति आयोग प्लानिंग कमीशन, जो पहले प्लानिंग कमीशन होता था, उसी को वर्ष 2015 में नाम बदल दिया गया और कर दिया गया क्या, नीति आयोग। भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है। पंचायती राज प्रतिनिधित्व किसका प्रतिनिधित्व करता है? भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है तो किसका? देखिए तो शक्तियों का विकेंद्रीकरण का, जन भागीदारी का, सामुदायिक विकास का, या इनमें से सभी का। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी का। देखिए शक्तियों का विकेंद्रीकरण हो गया, विकेंद्रीकरण मैंने कि बांटना, शक्तियों का बांटना। जब पंचायती राज का स्थापना हुआ तो जो 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 शक्ति केंद्र और स्टेट के पास था, थोड़ी थोड़ी शक्तियाँ कहाँ आ गई? जिला पंचायत ये सब में, परिषद में, ब्लॉक में आ गया। फिर क्या हो गया? जन की भागीदारी। जब पंचायत बना है तो इलेक्शन का चुनाव हो रहा है, लोगों की भागीदारी उसमें बढ़ी है। सामुदायिक विकास होगा जब संस्था आ गई, प्रशासनिक संस्था आ गई, तो अपने इलाके, अपना जो क्षेत्र है उसमें विकास करने का काम करेगी। ठीक है, तो सामुदायिक विकास हो गया। भारत में सबसे पहले पंचायती राज की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो भारत में सबसे पहले जो पंचायती राज की शुरुआत हुई है, देखिए क्या क्या ऑप्शन है, पंजाब है, बिहार है, राजस्थान है और गुजरात है। तो राजस्थान में सबसे पहले पंचायती राज की स्थापना हुई थी। और ये कब हुई थी? तो ये हुई थी 2 अक्टूबर को, 2 अक्टूबर और 1959 को, यानी कि 1959 को, 2 अक्टूबर 1959 को। भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शिल्पी यानी कि बुनकर कौन ऐसे नेता हैं, कौन ऐसे ऑप्शंस में दिया है जो जिससे भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी कहा जाता है? तो ये कौन है? बलवंत राय मेहता को क्या बोलेंगे? BR राय। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय हिंसा दिवस। अब देखिए अहिंसा है, हिंसा नहीं है, अहिंसा है। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है। इसी दिन गांधी जी की मृत्यु हुई थी। ठीक है, और ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ? 8 मार्च ये हो गया महिला दिवस। 10 दिसंबर को कल देखे थे हम लोग, कल आया था क्वेश्चन 10 दिसंबर का, तो ये हो गया मानवाधिकार दिवस। 1 मई हो गया मजदूर दिवस। 1 मई क्या? मजदूर दिवस। आगे आते हैं, दल विहीन लोकतंत्र के पक्षधर कौन थे? यानी कि दल विहीन, जहाँ पे कोई पार्टी का अस्तित्व नहीं हो, बिना पार्टी के का लोकतंत्र हो, के पक्षधर कौन थे? यानी कि कौन ऐसा चाहते थे कि बिना पार्टी के ही लोकतंत्र हो? ये चाहते थे कौन? गोपाल कृष्ण गोखले जी, गोपाल कृष्ण गोखले। वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में उच्च न्यायालयों की जो संख्या है वो है 25। कितने हैं? 25 है। और ये जान लीजिए कि जो सबसे लास्ट जो बना है उच्च न्यायालय, वो बना है आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय, है ना? आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय बना है। ये बना है 2019 में, 2019 में। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? सर्वोच्च न्यायालय को इंग्लिश में बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट, है ना? इसको ध्यान रखना है, सर्वोच्च न्यायालय को ही बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट। इसकी जो स्थापना होती है ये होती है 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की शुरुआत कहाँ हुई? देखिए अभी हमने जब यहाँ पे दिया एक क्वेश्चन आया था कि भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है, तो क्या था? संसदीय था। भारत में क्या है? संसदीय है। भारत में क्या है? तो संसदीय प्रणाली, संसदीय शासन व्यवस्था है। यहाँ पूछ रहा है अध्यक्षात्मक है, हमने बता दिया है पहले ही कि अमेरिका में। अध्यक्षात्मक कहाँ है? अमेरिका में है।
भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया? भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया? तो किसके द्वारा तैयार किया गया था? B.R. अम्बेडकर के द्वारा। ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी रहे। कौन? B.R. अम्बेडकर। संविधान के मूल रूप में कितने अनुच्छेद हैं? संविधान जिस समय संविधान लागू हुआ था यानी 26 जनवरी 1950 को, उस संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे? तो उसमें जो अनुच्छेद थे उसमें 395 थे। लेकिन अभी तक लगभग कई संशोधन हो चुका है। तो जब संशोधन हो गया है तो अनुच्छेद बढ़ेगा। तो अभी कुल कितना अनुच्छेद है? तो अभी जो कुल अनुच्छेद है उसकी संख्या है उसकी संख्या है 448। अभी जो कुल अनुच्छेद है अभी वर्तमान में संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? 448। और अभी भाग कितने हैं? अभी संविधान में भाग कितने हैं? तो अभी भाग हैं 25। संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान निर्मात्री यानी संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसी में एक और सवाल आए कि संविधान सभा के अस्थायी सदस्य, जो अस्थायी अध्यक्ष कौन बने? तो ये बने हैं कौन? सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या हो सकता है? देखिए, संप्रभुता। कोई भी राज्य अच्छे से काम कब करेगा? जब वह राज्य पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, अपने जो क्षेत्राधिकार है, अपना जो लोग हैं, अपने जो शासन है, उसके लिए खुद कानून बनाएगा और कानून बनाने में किसी दूसरे बाहरी ताकत का हस्तक्षेप नहीं होगा। तभी तो अपने लिए अच्छा, अपने अनुकूल एक कानून बना सकता है और अच्छी तरह से शासन कर सकता है। तो जो सबसे महत्वपूर्ण तत्व है राज्य के लिए वो क्या है? संप्रभुता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करते हैं? राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करते हैं? देखिए, तो भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं, राज्यपाल की नियुक्ति भी जानते हैं राष्ट्रपति करते हैं, और जो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं इसकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं। तो इस स्थिति में आंसर हो जाएगा डी। निम्न में से कौन भारतीय गणतंत्र का प्रमुख है? जो भारतीय गणतंत्र यानी कि जो भारत जो है उसमें सबसे ऊपर किसका स्थान है? राष्ट्रपति का है कि प्रधानमंत्री का है, मुख्य न्यायाधीश का है या संसद का है? तो जो सबसे ऊपर का जो प्रमुख है, सबसे जो भारतीय गणतंत्र का जो प्रमुख है वो है कौन? राष्ट्रपति। भारत में कोई भी काम होगा, कोई भी कानून बनेगा तो वो राष्ट्रपति के नाम से जाना जाता है, कि ना कि राष्ट्रपति के द्वारा क्या किया गया? बनाया गया। बिहार में लोकसभा की सीटें कितनी हैं? देखिए, बिहार में लोकसभा, अब पूछेगा कि लोकसभा तो दिल्ली में है, राज्यसभा दिल्ली में है, फिर बिहार में तो प्रत्येक स्टेट का एक सीट बटा हुआ है कि प्रत्येक स्टेट का इतना इतना नेता वहाँ जाकर के बैठेगा, रिप्रेजेंट होगा यानी उपस्थित देगा, है ना। तो बिहार में जो लोकसभा की जो सीट है उसकी जो संख्या है वो कितनी है? 40 है। ठीक है, लोकसभा की 40। अगर पूछा जाए राज्यसभा की अगर पूछा जाए तो बिहार में कितनी संख्या? तो कितनी है? 16 है। कितनी है? 16। ठीक है, अगर बोले कि बिहार विधानसभा, जैसे जिस तरह से केंद्र में होता है ना लोकसभा राज्यसभा, उसी तरह से प्रत्येक राज्य में होता है विधानसभा और विधान परिषद। तो विधान परिषद कुछ एक राज्य में है, जो विधान परिषद है वो मात्र 6 राज्य में, और विधानसभा प्रत्येक राज्य में। तो जो विधानसभा है इसकी बिहार में कितनी सीट संख्या है? तो 243 है। कितना? 243। और वही अगर विधान परिषद पूछा जाए तो विधान परिषद में जो सीट संख्या है बिहार में वो है 75। और ये प्रत्येक राज्य में भिन्न हो सकता है, अलग अलग हो सकता है। ठीक है, चलिए, लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष
कौन है? लोकसभा में प्रथम महिला जो अध्यक्ष बनी है वो है कौन? मीरा कुमार। निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक राज्यसभा में प्रस्तावित नहीं किया जा सकता? कौन सा विधेयक है जो राज्यसभा में प्रस्तावित नहीं किया जा सकता? तो देखिए क्या है, साधारण विधेयक किया जा सकता है, संविधान संशोधन विधेयक भी किया जा सकता है, राज्य पुनर्गठन आयोग भी किया जा सकता है। जो धन विधेयक है ना, ये केवल और केवल लोकसभा में पारित किया जा सकता है, प्रस्तावित किया जा सकता है। जो धन विधेयक है ये केवल लोकसभा में ही प्रस्तावित किया जा सकता है। संविधान की व्याख्या करने का अधिकार किसे है? संविधान की व्याख्या, संविधान को इंटरप्रेट कौन करेगा? तो उसका जो शक्ति है उसको दिया गया है सर्वोच्च न्यायालय के पास। यानी कि संविधान को समझना, उसको इंटरप्रेट करना किसका काम है? संविधान सर्वोच्च न्यायालय का। अगला सवाल है, निम्न में से भारत का मालदीव में राजनीतिक हित का प्रमुख कौन कारण है? भारत का मालदीव में राजनीतिक हित का प्रमुख कारण क्या है? तो देखिए पढ़िए, ऊर्जा संसाधन, हिंद महासागर में भारत की समुद्री सुरक्षा, यूरोप के साथ व्यापारिक गठबंधन, सांस्कृतिक और भाषाई संबंध। नहीं, तो जो सबसे सुटेबल है वो ये है हिंद महासागर में भारत की समुद्री सुरक्षा। हिंद महासागर है ना, भारत क्या है? हिंद महासागर से घिरा हुआ है, तो भारत को क्या चाहिए? समुद्र से सुरक्षा चाहिए। तो समुद्र से सुरक्षा कब आसान हो सकता है? जब इधर कोई देश है उसके साथ हमारा जो दोस्ती है वो बढ़िया हो और अच्छा हो। ठीक है। हाल ही में भारत और मालदीव के संबंधों को प्रस्तावित करने वाला प्रमुख कारक कौन है? हाल ही में भारत और मालदीव के संबंधों को प्रभावित करने वाला कौन सा ऐसा संबंध है, कौन सा ऐसा प्रमुख कारण है जो भारत और मालदीव के संबंधों को प्रभावित करता है? देखिए, तो मालदीव में भारतीय सैनिकों की उपस्थिति, मालदीव में भारतीय सैनिकों की उपस्थिति, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सार्क का सदस्य नहीं है? देखिए, सार्क का सदस्य नहीं है, तो सार्क का जो सदस्य नहीं है वो है कौन? म्यांमार। सार्क का सदस्य कौन नहीं है? म्यांमार नहीं है। अब हम ये देखेंगे कि कौन कौन सा जो सदस्य है वो सार्क का, कौन कौन सा देश है जो सार्क का सदस्य है। देखिए, पहला है अफगानिस्तान, दूसरा है बांग्लादेश, तीसरा है भूटान, चौथा है इंडिया, पांचवा है मालदीव, छठा है नेपाल, सातवां है पाकिस्तान, आठवां है श्रीलंका। ठीक है, मालदीव की क्या सदस्य संख्या बता दिए? 8 हो, जिसमें मालदीव सार्क का 8 सदस्य संख्या है, जबकि मालदीव इसका सदस्य नहीं है। भारत और चीन की जो लड़ाई हुई है कब हुई है? भारत और चीन की लड़ाई 1962 में हुई थी, 1962 में। यूरो क्या है? यूरो जो है ना एक मुद्रा है, यूरोपीय संघ की एक मुद्रा है। यूरो क्या है? यूरोपीय संघ की एक मुद्रा है। मैकमोहन रेखा कहाँ स्थित है? देखिए, मैकमोहन रेखा ना भारत और चीन के बीच की रेखा है। जो भारत है, मान लेते हैं कि ये हमारा भारत है ना, इस टाइप से ये ऊपर का हमने भारत बनाया, ये चीन है। तो जो भारत और चीन की जो बीच की जो रेखा है ना, ये मैकमोहन रेखा है, लेकिन ये पूरा क्षेत्र में नहीं है। अरुणाचल प्रदेश का जो भाग है वहाँ पे है, तो ये हो जाएगा क्या? अरुणाचल प्रदेश में। भूमंडलीयकरण किस विचारधारा पर आधारित है? भूमंडलीकरण का मतलब होता है ग्लोबलाइजेशन। देखिए, ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या हुआ कि आप कोई भी चीज़ को किसी दूसरे देश, पृथ्वी के किसी दूसरे देश में बेच सकते हैं, और कोई चीज़ किसी दूसरे देश से खरीद सकते हैं। तो वो उसके लिए हमको क्या चाहिए? उदारीवाद का नीति चाहिए। उदारीवाद का मतलब क्या है कि हम आपकी चीज़ों को समझते हैं, बातों को समझते हैं, और आप हमारी चीज़ों और बातों को समझें, तो उदारीकरण। एशिया का कौन सा देश G7 का सदस्य है? देखिए, सबसे पहले हम इसको जानेंगे कि इसकी स्थापना कब हुई, इसका कौन कौन सा सदस्य है।
ठीक है। देखिए, तो इसकी जो स्थापना होती है ना G7 की, G7 माने हो गया कि एक कि 7 देश का समूह है, ग्रुप माने समूह हो गया, 7 संख्या, तो 7 देश का जो समूह है उसने एक संगठन बनाया, उसका नाम दिया G7। इसकी स्थापना होती है वर्ष 1975 में, वर्ष 1975 में। इसमें जो सदस्य संख्या है उसमें सदस्य संख्या क्या क्या है, तो है पहले है USA, दूसरा है UK, तीसरा है क्या कनाडा, इसको ले लो, चौथा ले लो जापान, जापान हो गया, जापान के बाद हो गया क्या जर्मनी, जर्मनी हो गया, फिर इटली हो गया, फिर क्या हो गया फ्रांस। ये सारा देश जो है इसका सदस्य संख्या है, सदस्य देश है G7 का। अब इसमें अब देख लो क्या बोल रहा है, एशिया का, एशिया का कौन सा सदस्य है, तो अपना देखो तो कौन सा है, भारत है, चीन है, फिलीपींस है, जापान है। देखो तो जापान है, तो हमारा जापान आंसर हो गया। ठीक, आगे देखिए, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है। पदेन सभापति कौन होता है राज्यसभा का, कौन होता है, तो ये होता है क्या उपराष्ट्रपति। जो भी उपराष्ट्रपति बनेगा, जो भी उपराष्ट्रपति बनेंगे वो स्वतः ही राज्यसभा के क्या हो जाएगा, सभापति हो जाएगा। देखिए अगला है कानून का समान संरक्षण। कानून का समान संरक्षण पद कहाँ से लिया गया है, तो कानून का समान संरक्षण जो है ना ये अमेरिका से लिया गया है, तो इसको USA यानी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका भी कहते हैं। इसके साथ ही एक और टर्म है, उसको कहते हैं उसको कहते हैं कानून के समक्ष समानता, कानून के समक्ष या विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता। ठीक है, ये जो टर्म है ये लिया गया कहाँ, UK से, UK यानी ब्रिटेन से। तो एक हो गया कानून के समान संरक्षण हो गया अमेरिका से, और विधि के समक्ष समानता जो है ये कहाँ से, UK से हो गया। संविधान संशोधन विधेयक संसद के किस सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, तो ये किसी भी सदन में पास करो कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या हो गया, लोकसभा में, केवल राज्यसभा में, A तथा B दोनों में, तो दोनों में जाएंगे, है ना। लोकसभा में कीजिए या राज्यसभा में कीजिए संविधान संशोधन विधेयक, कोई दिक्कत नहीं। केवल जो धन विधेयक होता है वो धन विधेयक ही ऐसा विधेयक है जो केवल लोकसभा में पारित किया, प्रस्तावित किया जाता है। संविधान का 106वां संविधान संशोधन, देखिए 106वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, इसमें महिला के संरक्षण से, महिला के आरक्षण से, महिला के आरक्षण से। महिला के आरक्षण का मतलब क्या हुआ कि जो लोकसभा है ना, जो लोकसभा है और जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, जो विधानसभा होता है, प्रत्येक राज्य का जो विधानसभा होता है, यहाँ क्या किया गया, यहाँ बोला कि इसको 35% आरक्षण दो, महिला के लिए 35% आरक्षण का प्रावधान किस संविधान संशोधन में किया गया है, तो 106वां में। किसमें, लोकसभा में, प्रत्येक राज्य के विधानसभा में। संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य संबंध का वर्णन किया गया है, तो जो केंद्र राज्य संबंध का जो वर्णन है ये है संविधान के भाग 11 में। अगला सवाल देखिए, भारत का अधिकार सूचना का अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई है। जो सूचना का अधिकार है ना इसकी शुरुआत होती है राजस्थान से। कहाँ से, राजस्थान से। इसकी शुरुआत होती है राजस्थान से। किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया, किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया, तो ये थे कौन, BP सिंह थे, BP सिंह, BP सिंह थे। और ये कब लागू हुआ था, तो 1969 में। फरक्का समझौता, कल भी ये आया है, फरक्का समझौता किससे संबंधित है ना। तो देखिए फरक्का एक नदी का नाम है, भारत और बांग्लादेश के बीच बहती है, तो यही हो गया, नदी जल संधि के समझौता है।
प्रथम अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष कौन था? प्रथम अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग, जो नेशनल कमीशन होता है ना, नेशनल कमीशन फॉर ओबीसी, इसका प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो काका कालेलकर थे। काका कालेलकर थे। ठीक है। अगर इसका अभी जो वर्तमान इसके इस संस्था के जो अध्यक्ष है, अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग का जो अभी का जो अध्यक्ष है, अभी का जो अध्यक्ष है वो कौन है? हंसराज गंगाराम अहीर है। कौन है? तो हैं कौन? अभी का जो अध्यक्ष है, अभी वर्तमान में, यानी कि वर्तमान में कौन है? तो हंसराज गंगाराम अहीर, एक ही नाम है, हंसराज गंगाराम अहीर। अभी वर्तमान में जो अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग है उसके अध्यक्ष हैं। भारतीय संसद में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत स्थान आरक्षित करने का निर्णय है? देखिए अभी बताए हैं कितना, 33%। पिछली बार हमने 35 बोल दिया था गलती से, वो होगा कितना, 33%। और इसको किस संविधान संशोधन के द्वारा? तो अभी हमने पढ़ा कितना, 106 कभी 2023 में ये संशोधन पास किया गया। वित्त विधेयक को राज्यसभा कितने दिनों तक रोक सकती है? देखिए 14 दिन तक, कल भी बताया हुआ क्वेश्चन है, 14 दिनों तक। 14 दिन से अधिक अगर राज्यसभा ने वित्त विधेयक को रोक लिया तो लोकसभा ये मान लेगा कि राज्यसभा ने उस वित्त विधेयक को क्या कर दिया, पास कर दिया है। बिहार में पंचायतों में महिलाओं के लिए 50% आरक्षित सीटें कब की गई थी? तो महिलाओं के लिए जो बिहार है ना, बिहार स्टेट में पंचायत में जो भी इलेक्शन होता है उसमें 50% सीटें हैं जो महिलाओं के लिए रिजर्व कर दिया है। महिलाओं के लिए रिजर्व किया है। ये कब हुआ है? 2006 में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया था। देखिए प्रस्तावना में संशोधन, संविधान की प्रस्तावना में संशोधन एक ही बार हुआ है अभी तक, मात्र एक ही बार हुआ है। कब हुआ है? 42वां संविधान संशोधन 1976 में। समवर्ती सूची में कुल कितने विषय हैं? देखिए जो सूची है ना, सूची जो है ये 3 प्रकार का है। एक हो गया संघ सूची, एक हो गया राज्य सूची, फिर तीसरा हो गया क्या, समवर्ती सूची। देखिए संघ सूची में मतलब क्या हुआ कि इसमें जो भी सब्जेक्ट दिया हुआ है, जो भी टॉपिक दिया हुआ है, उस टॉपिक पर केवल संघ सरकार यानी कि जो केंद्र सरकार है वही कानून बना सकता है। उसी प्रकार से राज्य सूची में है तो केवल राज्य ही कानून बना सकता है। और अगर समवर्ती सूची में कोई सब्जेक्ट है, कोई विषय है, तो समवर्ती सूची में क्या होता है कि केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है और राज्य सरकार भी। मान लो कि अगर कोई एक ही टॉपिक है, कोई भी टॉपिक मान लेते हैं कि दहेज के विरुद्ध कोई कानून बनाया है समवर्ती सूची से उठा करके, अगर केंद्र सरकार भी बना दिया है उस पर कानून और राज्य सरकार भी बना दिया है कानून, अगर दोनों में अंतर है तो जो केंद्र सरकार का जो कानून होगा वो राज्य को क्या होगा मानना होगा। ठीक है। अब यहाँ पूछ रहा है कि समवर्ती सूची में कुल कितने विषय हैं, समवर्ती सूची में कुल कितने विषय हैं जो पूछ रहा है। तो समवर्ती सूची में कुल कितना है, 52 है। ठीक है। समवर्ती सूची में कितना हो गया, 52 हो गया। यहाँ देखिए अगर हम पूछें राज्य सूची में कई विषय है, तो राज्य सूची में हो गया 61 विषय अभी वर्तमान में। और जो संघ सूची है इसमें कितना हो गया, तो इसमें हो गया 100 सूची, 100 विषय है। आगे आइए, संविधान कहाँ है, हाँ सही है। भारतीय संविधान को अपनाया गया तो किसके द्वारा अपनाया गया? देखिए तो संविधान सभा द्वारा, गवर्नर जनरल द्वारा, संसद द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा। तो जो बनाया था संविधान, किसने बनाया था? संविधान सभा। और इसी के द्वारा ही अपनाया गया, संविधान सभा के द्वारा ही अपनाया गया था। किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाया जा सकता है। राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाया जा सकता है अधिकतम कितना दिन तक, कितना साल तक अधिकतम बढ़ाया जा सकता है? तो जो राष्ट्रपति शासन है अधिकतम 3 साल, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता है।
अगला सवाल है, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है, किसके द्वारा? भारत के राष्ट्रपति को अगर उसके पद से हटाना है तो किसके द्वारा हटाया जाएगा? तो क्या प्रधानमंत्री हटा देगा? नहीं मालूम। क्या लोकसभा द्वारा हटा देगा? नहीं मालूम। क्या मुख्य न्यायाधीश हटा देगा? नहीं। क्या संसद हटा देगा? तो जो संसद है यही हटाएगा, है ना। संसद का मतलब क्या? लोकसभा प्लस राज्यसभा, लोकसभा प्लस राज्यसभा, ये मिल जाएगा और मिल करके क्या करेगा? एक प्रस्ताव पेश करेगा संसद में, और अगर पास हो गया तो वो क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति हट जाएगा। भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन की संज्ञा दी गई है? देखिए, मिसाइल मैन की जो संज्ञा है ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को दिया गया है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? अगर कोई व्यक्ति चाहे कि वो राष्ट्रपति बन सकता है, बनने के लिए अगर चाहता है तो उसके लिए क्या योग्यता होनी चाहिए? तो देखिए, तो वह भारत का नागरिक हो, ये तो चाहिए, लेकिन यहाँ पूछ रहा है कि नहीं, क्या आवश्यक नहीं है? तो हम ये है ये होगा, ठीक है, यानी कि भारत का नागरिक होना चाहिए, सही है। आयु जो है न्यूनतम 35 साल होनी चाहिए, 35 साल से छोटा नहीं होना चाहिए, है ना। तो 35 साल आयु पूरी कर चुका हो, वो सही है। कम से कम स्नातक की डिग्री हो, ये कोई ज़रूरी क्राइटेरिया नहीं है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जो ग्रेजुएशन किया हुआ है वही सिर्फ राष्ट्रपति बन सकता है। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर सही। अगला सवाल है, निम्न में से कौन दूसरों से असंगत है? देखिए, अब 4 नाम दे दिया है, पूछा असंगत है ना। तो थोड़ा सा अगर फोकस करेंगे तो आप पाएंगे कि जो राजेंद्र प्रसाद और राधा कृष्णन और जो जाकिर हुसैन है ना, ये तीनों के तीनों राष्ट्रपति रह चुके हैं भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं। पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद, दूसरे राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन और तीसरे राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन। और ये जवाहरलाल नेहरू जो हैं, ये जो जवाहरलाल नेहरू हैं ये प्रधानमंत्री रहे हैं। क्या पूछ रहा है कि दूसरे से असंगत है, तो असंगत यही तो है, सब राष्ट्रपति में से एक प्रधानमंत्री हैं, तो असंगत हो गया। आगे देखिए, योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? योजना आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष यानी जो प्रधानमंत्री होते हैं उस समय के, वही उसका अध्यक्ष होते हैं। तो प्रथम योजना आयोग का गठन हुआ था 1950 में। जब योजना आयोग का गठन 1950 में होगा, उस समय का प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। जवाहरलाल नेहरू हमारा राइट आंसर हो गया। न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था है। न्यायिक पुनर्विलोकन एक बार और आ गया है ऊपर। इसको क्या कहते हैं कि कोई भी कानून अगर बनाता है संसद, तो उसको सुप्रीम कोर्ट ये चेक करता है कि कहीं ऐसा कानून तो नहीं है जो संविधान में किसी प्रकार का किसी जो संविधान में जो नियम है, जो अनुच्छेद है, उसका उल्लंघन करता हो, तो उसकी जांच कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट। तो क्या हो गया? न्यायिक पुनर्विलोकन का कौन करेगा की व्यवस्था है। अच्छा, ये पूछ रहा है कि कहाँ है, यानी कि किस देश में है न्यायिक पुनर्विलोकन? तो देखिए, अमेरिका और भारत दोनों में है। क्यों? क्योंकि भारत में जो न्यायिक पुनर्विलोकन है वो अमेरिका से ही लिया गया है, और जो न्यायिक पुनर्विलोकन है उसका अधिकार किसको है? सुप्रीम कोर्ट को है। निम्न में से कौन सा सैन्य संगठन पश्चिमी गुट के द्वारा नहीं बनाया गया था? देखिए, पश्चिमी गुट के द्वारा नहीं बनाया गया है। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा क्या? वार्सा पैक्ट। क्या हो गया? वार्सा पैक्ट। अगला सवाल है, नाटो का मतलब यानी नाटो का फुल फॉर्म पूछ रहा था। नाटो कैसे लिखा था? NATO। अब देखिए क्या है, तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। अटलांटिक यहाँ लिखा है, जो गलत है, अटलांटिक नहीं होगा। यहाँ है नॉर्थ एशियन है, ठीक है। ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन एशियन भी नहीं होगा। फिर है क्या? नॉर्थ अमेरिकन नहीं, तो क्या हो जाएगा? नॉर्थ आर्कटिक। सॉरी, ये अटलांटिक है ना, ये अटलांटिक ही होगा, हम उसको अंटार्कटिका समझ गए। ये क्या है? नॉर्थ अटलांटिक, ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो ये हमारा सही आंसर हो गया। वार्सा संधि का प्रमुख कार्य क्या था? जो वार्सा संधि था
जो वारसा संधि था ये जो साइन हुआ था कब हुआ था? 1955 में। वारसा संधि कब हुआ है? 1955 में। इसका काम क्या था? तो ये जो काम था ना, नाटो के जो विरोध में इसको लाया गया था, नाटो सेनाओं का मुकाबला करने में, है ना। देखिए आगे ना आंसर, निम्न में से कौन सी घटना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की है? देखिए निम्न में से कौन सी घटना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की है? तो ये हमारा हो जाएगा वर्साई की संधि। वर्साई की संधि ये 1955 में हुआ है। निम्न में से कौन भारत की विदेश नीति का मुख्य आधार नहीं है? भारत की विदेश नीति का मुख्य आधार नहीं है। देखिए ऑप्शन पढ़िए तब समझ में आएगा। पहला क्या है? संप्रभुता की रक्षा, सही है। क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखना, तेज गति से आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, और क्या है? अर्थव्यवस्था के उदारीकरण को बढ़ावा देना। तो ये तो सही है कि अर्थव्यवस्था के उदारीकरण को बढ़ावा देगा, तो सही है, होना चाहिए। लेकिन पूछा कि आधार नहीं है, तो आधार नहीं है में क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखना। जब क्षेत्रीय हम अखंडता को बनाए रखेंगे, यानी कि रीजनलिटी को हम बढ़ाए रखेंगे, अपना जो लोकल आइडेंटिटी है उसी को मेंटेन करेंगे, तो हम ग्लोबलाइजेशन कैसे होगा, है ना। जब अपने जड़ों को, जो जैसे भारत अगर सोचे कि कोई हम नहीं, अपना जो गांव का जो रीति रिवाज है उसको हम हटने नहीं देंगे, जब गांव के रीति रिवाज को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, तो फिर जो वेस्टर्न या फिर जो एडवांस लेवल का जो लाइफ स्टाइल है उसको कैसे मेंटेन किया जाएगा? तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर? बी। पंचशील समझौता में किन दो देशों ने हस्ताक्षर किए? पंचशील समझौता पर किसने किया है? भारत और चीन ने किया है। इसका कब हुआ था? 1954 में। 1954 में हुआ पंचशील समझौता। वारसा पैक्ट क्या है? वारसा पैक्ट किस संगठन के प्रतिक्रिया के रूप में? तो नाटो के प्रतिक्रिया के रूप में आया था। किसके प्रतिक्रिया के रूप में? वारसा नाटो। अभी तो देखें ऊपर, है ना। चलिए आगे है भारत चीन के बीच विवाद का बिंदु नहीं है। कौन सा ऐसा है जो भारत चीन के विवाद का बिंदु नहीं है? तो देखिए डोकलाम बॉर्डर पर है, गलवान घाटी बॉर्डर पर है, पैंगोंग सोकर झील बॉर्डर पर है। तो लिपुलेख दर्रा जो है ना, लिपुलेख दर्रा के पास कोई किसी प्रकार का कोई टसल नहीं है। मेन जो विवाद का बिंदु है ये डोकलाम है, गलवान घाटी है, पैंगोंग सोकर झील है। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। 1977 के आम चुनाव के बाद भारत के प्रधानमंत्री कौन हुए थे? भारत के जो प्रधानमंत्री थे कौन थे? 1977 के चुनाव में भारत के प्रधानमंत्री कौन बने? तो मोरारजी देसाई। योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? देखिए योजना आयोग का गठन हुआ है 1950 में। योजना आयोग का गठन कब हुआ है? 1950 में। ये गलत है, 1950 में। तो ये था हमारा 2025 का इंटर लेवल का पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन बैंक था। ठीक है, अब इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप किस टाइप के क्वेश्चन पढ़ रहे हैं और आपको क्या पढ़ना चाहिए, है ना। उससे आपको एक क्या मिलेगा? एक रास्ता मिलेगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए क्वेश्चन बैंक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।